चलो लास्ट टाइम हमने कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट किए थे? क्वेश्चन नंबर 6। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 6, आयदर की निवृत्ति और मृत्यु। विजय, लक्ष्मी और सिद्धि। नाम लिख लेंगे पहले, विजय, लक्ष्मी और सिद्धि। विजय, लक्ष्मी और सिद्धि। सबसे पहले क्या लिखना है? शेष आगे लाए, शेष आगे ले गए। सेम यहाँ पर भी शेष आगे लाए, शेष आगे ले गए। यहाँ पर पूंजी की हेडिंग, यहाँ पे रोकड़ ऑब्लिक बैंक। ये लिख ही दिया करो हर बार। प्रॉब्लम क्या है कि नहीं लिखोगे ना तो एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पे रकम निकाल लेते और ये नाम लिखना रह जाता है। 90% बच्चों को होता ही है सर कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये लिखना क्या करते हैं बाद में, जल्दी के चक्कर में छूट जाता है। तो वो सब हमें नहीं करना है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेंगे। विजय, लक्ष्मी और सिद्धि एक पीढ़ी के 5 जेम 3 जेम 2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साधन। ये कौन सा अनुपात दिया इनका? पुराना अनुपात 5:3:2। तारीख 1/4/16 के दिन सिद्धि निवृत्त होता है। कौन निवृत्त हो गया हमारी कंपनी में से? सिद्धि। तो चालू शेयरधारक कौन बचे? विजय और लक्ष्मी। सबसे पहले इनकी शेष देख लेंगे कितनी दी गई है। तो विजय लक्ष्मी की पूंजी दी गई है हमें 85,000, 64,000 और सिद्धि की दी गई है 71,000। रोकड़ खाते की शेष संपत्ति में दी गई है उसकी 36,000 रुपए। और 1 बाय 1 करके सारे सवाल क्या करेंगे हम? सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विजय और लक्ष्मी का लाभानी का नया अनुपात कितना दिया? 2:3। जब जब सवाल में तुम्हें क्या दिया गया होगा? नया अनुपात। तो नया अनुपात दिया हो तो हमें गणना करनी पड़ेगी सबसे पहले लाभ के अनुपात की। तो लाभ के अनुपात का सूत्र क्या था? कि नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ये गणना हमेशा करनी कब? जब तुम्हें क्या दिया सवाल में? नया अनुपात। नया अनुपात नहीं दिया हो तो ये गणना करने की आवश्यकता नहीं। तो चलो निकालेंगे। लाभ किसको प्राप्त होगा? विजय और लक्ष्मी हो गए। सिद्धि तो कंपनी छोड़ के क्या हो गए? चले गए। तो लाभ किसको प्राप्त होगा? विजय और लक्ष्मी को। तो नया अनुपात विजय का कितना दिया हमें? 2:3। तो 2 और बटे में कुल कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पर 3 बटे में कुल कितना हो जाएगा? 5। माइनस माइनस यहाँ पे क्या लिखा हमने? पुराना अनुपात। तो विजय का पुराना कितना दिया हुआ है? 5। कुल कितना हो जाएगा? 5 और बटे में 5 और 3 और 2 10। इसका कितना हो जाएगा? 3 और बटे में 10। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 गुणा कर 2 करेंगे तो 20 माइनस 5 गुणा कर 5 करेंगे तो 25 बटे में 10 गुणा कर 5 करेंगे तो 50। 10 गुणा कर 3 करेंगे तो 30 माइनस 5 गुणा कर 3 करेंगे तो 15 और बटे में आ जाएगा 50। 20 में से माइनस 25 गए तो -5 बटे में 50। 30 में से 15 गए तो 15 और बटे में 50। आंसर किस में आ गया? माइनस में। जब जब आंसर माइनस में आएगा ना तो ख्याति की गणना याद रखनी। कैसी करनी है? सबसे पहले नाम लिखेंगे जो निवृत्त हुआ है। निवृत्त कौन हुआ है? सिद्धि। फिक्स याद कर लेना। माइनस में आंसर कल हमने करे थे प्लस वाला, वो अलग तरीका था करने का। माइनस के लिए करने की गणना अलग है। सबसे पहले नाम किसका लिख देंगे? निवृत्त साइडर का। फिर लाभ निकालते समय जिसका आंसर किसमें आया होगा? माइनस में, उसका नाम लिखेंगे यानी कि विजय का। लास्ट में लिखेंगे किसका आंसर प्लस में है हमारे पास? लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी आ जाएगा लास्ट में। लिखने का तरीका याद रखने का। यहां पर लिखेंगे ख्याति की रकम, गुणा करेंगे तीनों को। निवृत्त वाले को गुणा करना है उसके भाग से। तो निवृत्त साइडर का भाग कितना दिया है? 2 और बटे में कुल कितना आ जाएगा? 10। अब विजय और लक्ष्मी का गुणा करना पड़ेगा जो हमने लाभ निकाला उससे। तो विजय का लाभ कितना निकाला हमने? 5 बटे में 50। तो यहाँ आ जाएगा 5 और बटे में 50। और लक्ष्मी का कितना निकाला हमने? 15 बटे में 50। ये गणना करके रख देनी। जब ख्याति की रकम होगी तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमें मिल जाएगा। ख्याति की रकम कैसे लिखते हैं? फिक्स एंट्री। जो भी साझेदार तीनों में से निवृत्त होता है उसका नाम कहां पे लिख देंगे? हमेशा उधार पक्ष में। कौन निवृत्त हुआ? सिद्धि। तो एस के पूंजी खाते। एस में क्या हो जाएगा? डैश। अब लाभ निकालते समय जिसका आंसर माइनस में आया उसको भी कहां पे लिखेंगे? उधार पक्ष में, वी के पूंजी खाते। तो वी में क्या हो जाएगा? डैश। तो रकम किसमें लिखनी पड़ेगी? लक्ष्मी में। अब जिसका आंसर प्लस में आया उसको कहां पे लिख देंगे? जमा पक्ष में। तो लक्ष्मी के पूंजी खाते। तो लक्ष्मी में क्या हो जाएगा? डैश। अब जब ख्याति की रकम होगी इसके अंदर क्या करेंगे? रकम को फिलअप कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है पेडी की ख्याति का मूल्य 60,000 आके गया। आगे ख्याति की रकम, तो यहाँ पे देखो हमने खाली जगह छोड़ी थी। अब यहाँ पे लिख देंगे ख्याति की रकम 60,000, 60,000, 60,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी रकम आ जाएगी हमारे पास। सॉल्व करेंगे इसको तो 12,000, इसको सॉल्व करेंगे तो 6,000 और इसको सॉल्व करेंगे तो 18,000। आगे डायरेक्ट रकम ख्याति की। अब यहाँ पे लिख देंगे एस के सामने लिख देंगे 12,000 और यहाँ पर एस में लिख देंगे 12,000। विजय की रकम आई थी 6,000, यहाँ पर विजय में लिख देंगे 6,000 और लक्ष्मी की कुल कितनी आई थी? 18,000। तो 12 + 6 कितनी हो गई?
18,000। क्लियर एकदम। चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, विनियोग की बाजार कीमत 40,000 है, इस कीमत से विनियोग सिद्धि ले जाएगा। कोई भी साझेदार कुछ लाता है तो जमा पक्ष में लिखना है, और कुछ ले जाए तो कहां पे लिखना है? उधार पक्ष में। कौन क्या ले गया? विनियोग। कौन लेकर गया? तो सिद्धि। तो सिद्धि में लिख देंगे 40,000 रुपए। अब विनियोग क्या थी? हमारी संपत्ति। कंपनी में से जब संपत्ति जाती है ना, तो या तो कंपनी को लाभ होगा या तो क्या होगी? हानि होगी। तो हमारा विनियोग एक्चुअली हाँ कितने का चेक करेंगे अंदर, तो अंदर दिया है 60,000 का, सिद्धि कितने मिलेगी उसको? 40,000 में। तो कंपनी को घाटा कितने रुपए का हुआ? 20,000 का। तो पुनः मूल्यांकन में क्या लिखते हैं? उधार तरफ। लेकिन विनियोग को डायरेक्ट कभी भी लिखना नहीं है। विनियोग के लिए कंपनी ने क्या रखा होता है? विनियोग वृद्धि कमी या विनियोग अनामत हमेशा के लिए क्या रखते हैं कि आने वाले भविष्य में अगर कभी हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अगर उसमें हानि हुई तो उस हानि की भरपाई कहां से करेंगे? तो देखेंगे पक्की तलपट में विनियोग वृद्धि कमी हमेशा दी होती है, तो उसकी जो रकम दी हुई पहले वो कैलकुलेटर पे लिखेंगे, कितनी दी गई है? 15,000। अब जितना हमें नुकसान हुआ है वो क्या कर देंगे? उसमें से माइनस कर देंगे। तो आंसर आएगा हमारे पास माइनस में 5,000। अब आंसर आने के दो तरीके, या तो माइनस आएगा या तो किसमें आएगा? प्लस में। माइनस में आए तो पुनः मूल्यांकन में उधार, यानी कि हमने जो भविष्य में नुकसान होने के लिए पैसे रखे थे वो भी कम पड़ गए, तो अब जेब से डालने पड़ेंगे पैसे, तो हमारा नुकसान हुआ, तो पुनः मूल्यांकन में उधार। अगर मान लो कि हमारा घाटा सिर्फ 10,000 हुआ होता तो 5,000 बच जाते। अगर पैसे बच जाते हैं तो वे सभी साझेदारों के बीच में लाभानी का अनुपात में क्या करना है? बांट देना है। तो माइनस आए तो कहां पे लिखेंगे? उधार पक्ष में। तो लिख देंगे यहाँ पर विनियोग। तो हमें नुकसान सिर्फ कितने का हुआ है? 5,000 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देनदारों में से 3,000 डूबा ऋण अपलिखित कीजिए और 5% डूबा ऋण अनामत रखिए। किस पे सवाल है? देनदार पे। तो यहाँ पे लिखेंगे देनदार। तो देनदार की रकम चेक करेंगे, पहले हमें कितनी दी गई? तो देनदार की रकम हमें दी गई है कुल 23,000 रुपए। पहले बोला है डूबा ऋण, तो माइनस डूबा ऋण 3,000 रुपए, और आगे नीचे आ जाएंगे 20,000। फिर बोला गया डूबा ऋण अनामत, तो लिख देंगे डूबा ऋण अनामत 5% है, तो निकाल देंगे 5%, तो आ जाएगा 1,000, बाहर आ जाएंगे 19,000। तो डूबा ऋण कितनी हुई? 3,000। चेक करेंगे क्या पहले से कंपनी के अंदर डूबा ऋण दी गई है? देखो डूबा ऋण कहीं भी दी हुई नहीं है, तो पूरा पूरा घाटा हो गया। तो पुनः मूल्यांकन में उधार पक्ष में डूबा ऋण कितने रुपए का नुकसान हुआ? 3,000 रुपए का। फिर हमने लिखा डूबा ऋण अनामत कितनी लिखी इस साल? 1,000 रुपए। अंदर कितनी दी गई डूबा ऋण अनामत? 4,000। पिछले साल कितने डूबे थे हमारे? 4,000। इस साल कितने रुपए डूबे? सिर्फ 1,000 रुपए। तो पिछले साल की अगर हम तुलना करें तो पैसा क्या हुआ? कम डूबा है ना, तो पैसा कम डूबता है तो क्या होता है? फायदा। तो कहां लिख देंगे? जमा पक्ष में डूबा ऋण अनामत। कितने का पैसा कम डूबा हमारा? 3,000 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बही में दर्शाए स्टॉक की कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 1,000 अधिक आंकी गई है। किसी भी की मूल्य अगर हम अधिक आंक लेते हैं तो बाजार में उसकी ज्यादा कीमत मिलती नहीं। जब भी कीमत ज्यादा आंकी गई है, कम आंकी गई है, ज्यादा बोलेंगे तो माइनस करना है और कम बोले तो क्या कर देना? उसके अंदर प्लस कर देना। तो चेक करेंगे, इस पे सवाल दिया स्टॉक पे, तो अंदर चेक करेंगे स्टॉक की वैल्यू कितनी दी गई है। तो स्टॉक की रकम हमें दी गई है 35,000 रुपए। ये अधिक आंकी गई कितने रुपए? 1,000 रुपए। तो माइनस कर देंगे इसमें से कम 1,000 रुपए की, तो बाहर आ जाएंगे 34,000 रुपए। 1,000 का नुकसान हो गया, तो पुनः मूल्यांकन में उधार स्टॉक 1,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कारीगर मुआवजा का दावा 7,000 मंजूर किया गया। जब भी कारीगर का सवाल है तो पहली एंट्री तुम्हें करनी है पूंजी दायित्व में। कहां पे करनी है? और कहीं नहीं लिखना। पहले एंट्री कहां पे करनी है? पूंजी दायित्व में। यहां पे लिख देंगे कारीगर मुआवजा। कारीगर मुआवजा कितने रुपए दिया हुआ है? 7,000। अब ये होता है क्या है कि भविष्य में कंपनी के अंदर काम करने वाले कारीगर को अगर चोट लग जाती है, उसकी भरपाई के लिए कंपनी अपने पास पैसा रखती है कि अगर किसी को कुछ हो गया तो पैसे कहां से दिए जाएंगे? तो उसे कहते हैं मुआवजा देना। मुआवजा का मतलब समझते हो ना, कि किसी को कुछ नुकसान हो गया, दुर्घटना घट गई, तो उसके बदले में उसको पैसा देना, उसको कहते हैं मुआवजा। तो हमारे पास देखो मुआवजा कितने रुपए हमने कंपनी में रखा हुआ है, तो कारीगर मुआवजा फंड कितना है हमारे पास? 17,000, और देने कितने पड़े हमें? 7,000। तो 17 में से 7 दे दिए, तो अभी अपने पास कितने पैसे बचे हुए? 10,000 बच गए। पैसे बचते हैं तो पुराने अनुपात में लाभानी में बांट देना है। अगर मान लो कि पैसे नहीं बचते, कम पड़ते, तो फिर कहां पे लिखते हैं? पुनः मूल्यांकन में उधार पक्ष में। तभी बांट देंगे यहाँ पर कारीगर मुआवजा। कितने बच गए हमारे पास? 10,000। कौन सा बटेंगे? पुराने अनुपात में 5:3:2, तो 5,000, 3,000 और 2,000। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। सिद्धि को 12,000 रोकड़ चुकाने
जो कल बोला था कि तुरंत चुकाने, लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था, आज क्या बोला है कि रोककर चुकाने, रोककर बोले तुरंत बोले, सबका मतलब क्या होता है कि उसको रोककर पैसा ही देना है, तुरंत बोले ऐसा बोल दे के तात्कालिक चुका देना है, शब्द बदल देंगे तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखना है, रोककर बैंक, किसको चुकाने, सिद्धि को 12,000, इसमें क्या पड़ा, रोकड़ का नाम उधार, तो रोकड़ खाते में क्या चले जाएगा, जमा, किसको दिए, सिद्धि को, तो एस के पूंजी खाते 12,000 रुपए। चलिए यहां पर क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, कंप्लीट हुआ। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो तो क्वेश्चन में देखकर के सकल तलपट हमें पहले से बना के दी गई है, तो वैसी पक्ष तैयार करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पूंजी, विजय और लक्ष्मी, सिद्धि तो कंपनी छोड़ के क्या हो गई, चली गई। चलो पूंजी के नीचे क्या दिया है, विनियोग वृद्धि कमी, ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दी, ठीक है ना, उसकी हमने 15,000 की रकम थी, खत्म हो गई। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कार्यकर मुआवजा, वो भी हमने बांट दिया साधनों के बीच में। नेक्स्ट लिखा हुआ है लेनदार, उसकी एंट्री बाकी है तो लिख देंगे लेनदार, लेनदार की रकम हमें दी गई है 56,000। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड, एज इट इज सेम उतार देंगे। तो प्रोविडेंट फंड पता ना क्या होता है, क्या होता है, नहीं मालूम। प्रोविडेंट फंड अर्थात के जो कारीगर कंपनी में जो जॉब करते हैं ना, उनकी सैलरी में से हर महीने क्या होता है, कुछ ना कुछ रकम कंपनी जमा कर लेती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड। जब वो छोड़ के जाते हैं ना, तो उसके बदले में क्या होता है, उनको पैसे तो दिए जाते हैं वो जितने पीएफ के है, प्लस उसके ऊपर एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलते हैं। किसी कंपनी में 40% होता है, किसी कंपनी में 50%, कोई कंपनी 100% रिटर्न कर दी। लेकिन 20,000 रुपए मान लो तुम्हारा पीएफ जमा हुआ, तो हो सकता है तुम्हें 40,000 पैसे रिटर्न मिले। हर एक कंपनी की पॉलिसी कैसी होती है, अलग अलग। और पीएफ क्या है, कंपनी की जिम्मेदारी है। कितने रुपए दिए हुए, 42,000 रुपए। चलिए कंप्लीट हो गया ये भी। अब आते हैं संपत्ति में, सबसे पहले जमीन मकान, बाकी लिखने का लिख देंगे जमीन मकान। कितना दिया हमारे को, तो जमीन मकान की रकम दी गई है 1,30,000। उसके बाद रकम दी गई हमारे को यंत्र, यंत्र की रकम है हमारे पास 70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास विनियोग, ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है हमारा। देनदार हो गया, स्टॉक हो गया, क्या बाकी सिर्फ लास्ट में रोकड़, कंप्लीट। चलो 1 बाय 1 बंद करेंगे। चलो टोटल करना स्टार्ट करेंगे। तो इधर का आएगा, इधर का याद आ रहा है 9,000, सेम यहाँ पर भी 9,000, 9 में से 3 के तो बचेंगे 6,000। ये हो गई हमारी हानि, और हानि हो या लाभ हो जाता कहां पर है, पूंजी खाते में। विजय, लक्ष्मी और सिद्धि, बांटेंगे इनको 3,000, 1,800 और 1,200। इसमें कहां पे पड़ा, जमा, क्रॉस करेंगे, इसमें जमा तो इसमें उधार। अगर यहाँ पर लाभ आया था तो इसमें उधार, तो इसमें जमा। चलिए कौन से खाते से लेकर आए हम इसको, पुनः मूल्यांकन, यहाँ लिख देंगे पुनः मूल्यांकन। हानि 3,000, 1,800 और 1,200। कौन छोड़ गया, कंपनी सिद्धि। तो सबसे पहले सिद्धि का टोटल करेंगे, तो टोटल आएगा इसका 85,000। सेम यहाँ पर भी 85,000, ऊपर की रकम घटा देंगे 31,800। इतना पैसा हमें इसे लौटाना है अभी। देखो एक बार हमने इसको रोककर पैसा दे दिया, लास्ट टाइम भी समझाया था कि निवृत्त साधकों को अगर एक बार रोककर पैसा हमने दे दिया तो दोबारा रोककर पैसा देना नहीं है। तो क्या रखनी पड़ेगी उसकी, कंपलसरी लोन। एक लोन की एंट्री यहाँ पर होगी, दूसरी एंट्री कहां पर चली जाएगी, पूंजी दायित्व में। किसकी लोन है, सिद्धि की, तो एस की लोन 31,800। अब 1 बाय 1 बंद करेंगे, 64 और 3 67,000। सेम यहाँ पर भी लिखेंगे 67,000, माइनस करेंगे 55, 51, 47,200, 85 से 91, 96,000। सेम यहाँ पर भी 96,000, 96 से 3 के तो बचेंगे हमारे पास 93,000। जैसे शेष आगे लेके मिल गई, इसकी रकम उठानी है और कहां पे लिख देनी है, यहाँ पर। यहाँ पे लिखेंगे 93,000 प्लस 47,200, तो 1,40,200। रोकड़ खाता बंद करेंगे तो 36,000। सेम यहाँ पर भी 36,000, 36 में से माइनस कर देंगे 12,000, तो बचेंगे 24,000। यहाँ पर आ जाएगी रोकड़ की रकम 24,000। दोनों तरफ का टोटल करेंगे, एक समान आएगा। कितना बेटा, जोर से बोल, 2,77,000। दोनों साइड सेम आएगा, आया सबको समझ में। चलिए लिख लीजिए। तो खतरनाक गर्मी हो रही है, बंद नहीं हुआ, बंद कर दे।